हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ये जो स्टॉक है इसका नाम है बालू फॉज इंडस्ट्री लिमिटेड। अब ये स्टॉक इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 8,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये स्टॉक जो है पिछले एक साल के अंदर 225% का रिटर्न दे चुका है। मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। अब बस रिटर्न की वजह से तो मैं कोई स्टॉक के पीछे अट्रैक्टेड होता नहीं हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है स्टॉक के साथ। जैसे कि आप देखोगे तो ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ के अंदर जो है चेंजेस दिखने मिले हमें। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है पहले से ही, अगर आप देखोगे तो 2022 से अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा था टॉप लाइन में। फिर एक दो क्वार्टर थे जो कि इसके कुछ वन ऑफ क्वार्टर थे, और फिर आप भी अगर पिछले 4-5 क्वार्टर से भी देखोगे तो अच्छी खासी 50% के ऊपर की ऑन एवरेज जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है इसके टॉप लाइन के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर हम इसके प्रॉफिट्स देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी जो है कंपनी को कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते जा रहा है हर एक क्वार्टर में, क्योंकि इसकी पैट की जो ग्रोथ है वो इसके टॉप लाइन की ग्रोथ से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखो कि जहाँ इसकी सेल्स जो है या टॉप लाइन जो है वो सिर्फ 60% पे ग्रो हुई है, इसका पैट का जो ग्रोथ है वो 107% का देखने मिला है। तो इसी रीज़न की वजह से इसका ईपीएस जो है लगभग डबल हो चुका है पिछले साल के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर के लेवल पे अगर हम कंपेयर करें तो। और इसका ईपीएस जो है और कंपैरेटिवली फास्ट इंक्रीज हो रहा है। अब ये कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है अगर हम बात करें तो ये जो है क्रैंक शाफ्ट बनाती है। अब क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट जो है इस टाइप की चीज़ होती है, ये एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जो कि आपको मोशन वगैरह के अंदर जो है वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये जो है एक फॉर्जिंग कंपनी है, तो ये दूसरे जो फॉर्जिंग प्रोडक्ट्स वगैरह है जो कि मशीनरी में लगते हैं, इनफैक्ट डिफेंस में लगते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में लगते हैं, रेलवेज़ के अंदर लगते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो है ये लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आप देखोगे तो अगर हम इंडस्ट्री वाइज स्प्लिट देखें तो इसके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है वो एग्रीकल्चर से आते हैं 55% के आसपास, पावर जनरेशन से 15% के आसपास आ रहे हैं, हेवी इंजीनियरिंग से 10% के आसपास आ रहे हैं, डिफेंस से 5, ऑयल एंड गैस से 5, इंडस्ट्रियल मशीनरी से 5 और हेवी ट्रक से 5। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो कैपिटल गुड्स वाली सारी कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। जितनी भी कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है उनके टॉप लाइन भी जो है उसके अंदर अभी तक इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें, और अभी तक जो ग्रोथ है वहाँ पे परसिस्टेंट है। फिर उसके बाद पावर जनरेशन की बात करें तो सारी कंपनी जो कि पावर जनरेशन में है, जैसे कि आपकी ट्रांसमिशन वाली कंपनीज, या फिर अगर हम बात करें कि आपकी जो ईपीसी कंपनीज़ है उनके भी टॉप लाइन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सारी टॉप लाइन के अंदर भी जो कंपनीज़ है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। आई मीन पावर जनरेशन के अंदर जो भी कंपनीज़ है उनकी टॉप लाइन भी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी सारी कंपनीज़ को मिल रहा है। हेवी इंजीनियरिंग वाली कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके इनके भी टॉप लाइन के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इनके क्लाइंट्स के ही अगर कंपनीज़ के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ अवेलेबल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यार कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो जो है वो परसिस्टेंट रहेगा। बट इस चीज़ का जो है वो गारंटी नहीं है। बट इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग नंबर्स है। इसके साथ साथ इनका बिजनेस मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी अभी जो है ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इनकी बेलगम में एक फैक्ट्री थी जिसकी कैपेसिटी कुछ 32,000 टन पर एनम की थी, बट अभी उन्होंने जो है वो इंक्रीज़ करके इन्होंने स्पेशलाइज्ड एसेट्स वगैरह लिया है और वो इंक्रीज़ करके सीधा 72,000 टन पर एनम के आसपास इनकी फॉर्जिंग कैपेसिटी जो है वो पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमें यही चीज़ जो है बैलेंस शीट पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, जहाँ इसका करंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 130 के आसपास था मार्च 2024 के अंदर, वो अब सीधा जाकर 284 के आसपास चले गए सितंबर 2024 के अंदर। और कंपनी के अगर आप कैश फ्लोज देखोगे तो कैश फ्लोज भी हेल्दी है, लेकिन मैक्सिमम कैश फ्लोज जो है ये अपने केपेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है अगर आप देखोगे तो। और कोई भी कंपनी अपने केपेक्स के अंदर क्यों इन्वेस्ट करती है? जबकि उसको क्लियरली दिख रहा है कि यार आगे जो है इंडस्ट्री से डिमांड आ रही है, हमें जो है कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, तभी कोई भी कंपनी जो है वो अपने केपेक्स के लिए इतना हैवी इन्वेस्ट करती है। नहीं तो कोई भी कंपनी पागल नहीं होती है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहे और केपेक्स करते रहो करते रहो, और फिर अगर आप ज़बरदस्ती का केपेक्स कर रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन फेस करना पड़ेगा, डेट ले रहे हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट फेस करने पड़ेगा, और आपकी कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जितनी मिल भी रही है वो भी एकदम हिट ले लेगी। तो कोई भी प्रमोटर पागल नहीं होता है कि कुछ हो नहीं रहा है और फिर भी केपेक्स कर रहे। ये चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अभी इन्होंने जो है 6 टन वाला जो है उसके अंदर 16 टन के अंदर भी एक्सपेंशन किया है, 10 टन वाला जो है हाइड्रोलिक हैमर उसके अंदर भी एक्सपेंशन किया है, और जो इनकी नई वाली कैपेसिटी आ रही है वहाँ जो है कंपैरेटिवली अभी इनके पास जो फॉर्जिंग वगैरह हो रही है उससे जो है इनकी कैपेसिटी वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाएंगी फॉर्जिंग वाली अगर आप देखोगे तो। और इसके साथ साथ ये लोग नई मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं। अब इनकी अगर आप देखोगे तो अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग एप्लीकेबिलिटी है हर एक प्रोडक्ट की।
तो इनकी बात करें, अगर हम बालू फॉर्जिंग की बात करें, तो इनके केस में क्या हो रहा है कि इन्होंने अभी एक और जर्मनी के अंदर एक फैक्ट्री एक्वायर की है, जो कि मर्सिडीज बेंज की पुरानी फैक्ट्री थी जो कि ट्रक्स जनरेट करती थी। वो भी इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है, कुछ टाइम पहले, लाइक 1 साल हो गया उसको, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे एक्वायर कर कर। और वहाँ अगर आप देखोगे तो ये लोग क्लास 7 और क्लास 8 ट्रक्स के लिए जो है वो मशीनिंग कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 30,000 टन्स के आसपास की है, जहाँ ये लोग वही फॉर्जिंग वाले कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और मशीन कंपोनेंट्स बनाएंगे क्लास 7 और क्लास 8 OEMs के लिए। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हो। इसके साथ साथ इस कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, कुछ 80% के आसपास, और 20% के आसपास के जो रेवेन्यूज़ है वो इनके डोमेस्टिक ऑपरेशन से आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके पास जो है 7 एक्सिस CNC कैपेसिटी कैपेबिलिटी है अगर आप देखोगे तो। और फिर इसके साथ साथ इनके पास जो भी है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं ये लोग, ये 1 kg से लेके 1000 kg तक का इनके पास पोर्टफोलियो अवेलेबल है। और ये लोग जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। इनकी अभी जो फैसिलिटी है वो अभी बेलगम के अंदर है, और जो एक्सपेंशन वाली फैसिलिटी है वो भी बेलगम के अंदर ही आ रही है। और फिर अगर आप इनके रेवेन्यूज़ के अंदर देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ एक और चीज़, इस कंपनी के जो मार्जिन्स है अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिला है। और मार्जिन जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये जो 29% का लेवल है, 25 to 29% के बीच में जो है वो सस्टेन्ड रहेगा। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मार्जिन जो है आगे जाकर सस्टेन्ड ही रहेंगे, फॉल हमें मार्जिन्स के अंदर देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्जिन्स को अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिला हमें मार्जिन्स पे। इसकी वजह से हो सकता है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें जो है कंपनी के केस में ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। अब इसके एबिटा मार्जिन इंक्रीज़ हो गए, इसलिए जो है वो चीज़ हमें इसके पैट मार्जिन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है, जहाँ पिछले साल Q2 FY24 के अंदर इसके पैट मार्जिन सिर्फ 16.7% के आसपास के थे, वो जो है अभी 21.6% के आसपास जा चुके हैं, जो कि एक बहुत हेल्दी इंक्रीज़ है। फिर उसके बाद बात करें तो जैसे कि हमने इंडस्ट्री रेवेन्यू वाइज सेगमेंट वाइज का जो स्प्लिट है वो पहले ही हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। डिफेंस कंपनीज़ के अर्निंग्स के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है कुछ कुछ कंपनीज़ के अंदर। अगर आप शिप बिल्डिंग के अंदर देखोगे तो टॉप लाइन के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिला है, हालांकि उनके पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत स्लो डाउन जो है वो ऑब्जर्वेबल है। एग्रीकल्चरल के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना ज़्यादा ये लोग जो है पावर जनरेशन के ऊपर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा इनका टॉप लाइन भी फास्ट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आज के डेट पे सारी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज़ है वो सारी कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने चैनल के ऊपर जो है पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के ऊपर एक वीडियो भी कवर किया हुआ है, वो आप इंडिपेंडेंटली जाकर चेकआउट कर लेना। उस पर हमने सारी कुछ 5 to 6 पावर जनरेशन कंपनीज़ है ट्रांसमिशन सेगमेंट के अंदर, उनके बारे में जो है वो डिस्कशन किया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 32,000 टन्स के आसपास की मशीनिंग कैपेसिटी है जो कि ऑलरेडी बुकड है। और ये लोग इसलिए जो है 72,000 की फोर्जिंग कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि यार इनकी ऑलरेडी जो अभी की करंट कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, और फिर उसके बाद जो अभी नई कैपेसिटी हो रही है वो भी आराम से यूटिलाइज हो जाएगी, इसलिए ये लोग जो है वो केपेक्स लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो बेलगम के अंदर जो नया यूनिट आ रहा है वो अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर है कमर्शियलाइजेशन के। और फिर इसके बाद इनका जो मर्सिडीज़ वाला जो प्लांट था वो इन्होंने जो है वो कमर्शियलाइज़ कर दिया है पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है फॉर्जिंग कैपेसिटी के अंदर ये लोग जो है 3 एडवांस फॉर्जिंग लाइन्स ला रहे, 16 टन हाइड्रोलिक हैमर लेकर आ रहे, 10 टन हाइड्रोलिक हैमर लेकर आ रहे, और 8,000 टन का जो है ये लोग प्रेस लाइन लेकर आ रहे। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग 7 एक्सिस मशीन भी लेकर आ रहे हैं नए प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से जो है ये बेटर स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बेटर तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो इन कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि हम इन्हें जो है इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 1000 तक लेके जाने हैं। अब ये 1000 तक ये लोग लेकर जाएंगे अप टू लाइक कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो लगभग ये लोग मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ लेकर आ रहे हैं वो R&D सेगमेंट के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब R&D सेगमेंट के अंदर क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को जो है अब भी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि यार हमें जो है इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, और इसके लिए जो है हमें अच्छी खासी R&D टीम लगेगी। तो इसलिए ये लोग R&D के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, और ये लोग R&D टीम भी लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है अच्छा खासा स्पेंड करने वाले हैं उसके लिए, जो कि हमें अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर दिखेगा। बाकी अगर आप इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल देखोगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर भी जो है हमें पहले से रिडक्शन देखने मिला है कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है 137 डेज से सीधा 106 डेज़ के आसपास जा चुकी है।
अब अगर आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो जाती है तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस के पास बेटर लिक्विडिटी होती है, आपके पास बेटर कैश अवेलेबल होता है और आप जो है ऑर्डर्स जो है वो बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो। नहीं तो आपके बिजनेस का अगर मैक्सिमम कैपिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर अटक जाता है तो ये आपके बिजनेस के लिए जो है वो आगे जाकर दिक्कतें क्रिएट करती है, फिर आपको उसके लिए डेट लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो जितना कम होता है उतना ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए बेटर होता है। डेटर डेज के अंदर भी जो है वो रिडक्शन देखने मिला है, जिसकी वजह से कैश फ्लोज जो है वो हेल्दी दिख रहे हैं कंपनी के। बाकी अगर हम बात करें तो ये इनकी मशीनिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं फॉर्जिंग कैपेसिटी के अंदर। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया 72,000 का इन्होंने कैपेसिटी लेकर आया बेलगम के अंदर। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सारे अगर आप देखोगे तो ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर है। रेलवेज़ के अंदर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो H1 के अंदर थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। एक्सपेक्टेशंस ये है कि H2 के अंदर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है रेलवे सेगमेंट के अंदर वो फिर से रिज्यूम हो जाए। अब ये चीज़ जो है वो हमें रेलवे कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करनी पड़ेगी कि किस तरीके से स्पेंडिंग चल रही है, और जिस तरीके से आपकी डिफेंस अच्छा परफॉर्म करेगी, एरोस्पेस अच्छा परफॉर्म करेगी, रेलवेज़ अच्छा परफॉर्म करेगी, उसी तरीके से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि बालू फोर्ज जो है वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। और ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस से भी अगर डिमांड कम ज़्यादा भी होती है तो मुझे नहीं लगता बालू फोर्ज के टॉप लाइन पे या रेवेन्यूज़ पे इतना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बालू फोर्ज का बेस देखोगे तो इनका बेस जो है बहुत छोटा है, कुछ 560 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू बेस है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो यार इतने छोटे बेस पे अगर थोड़ा बहुत डिमांड फ्लक्चुएट भी हो जाता है तो भी मुझे नहीं लगता है कि इनका कंपनी जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा उस चीज़ से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नए OEM पार्टनरशिप वगैरह भी कर रहे हैं, कस्टमर एडिशन वगैरह भी कर रहे हैं रेलवेज़ के अंदर, डिफेंस के अंदर। और इसके साथ साथ ये लोग जो है जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिसमें अभी इन्होंने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया जर्मनी के अंदर एक फैसिलिटी एक्वायर की। और ये लोग जो है कुछ इंजीनियरिंग हब्स पे भी फोकस कर रहे हैं, जैसे कि USA हो गया, जर्मनी हो गया और ईस्ट एशिया हो गया। बाकी अगर आप देखोगे हमने पहले ही देखा कि यार कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है वो एक्सपोर्ट से ही आ रहे हैं। फिर अगर हम ग्लोबल फॉर्जिंग इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो 2032 तक मार्केट जो है वो कुछ 7.6% के आसपास ग्रो करेगा। डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस सेक्टर से जो है मैक्सिमम डिमांड आ रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में जो है अभी $7.3 बिलियन के आसपास का मार्केट है FY24 के अंदर, जो कि FY29 तक $10 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब 7.1% का कैगर का ग्रोथ है। लेकिन अगर आपको आपकी कंपनी के बारे में सबसे ख़राब पर्सपेक्टिव अगर करना है, सबसे बायस पर्सपेक्टिव अगर आपको उस पर लेके जाना है तो आप मैक्रोस देखो। लेकिन इसलिए मैं जो है बॉटम्स अप एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आप टॉप डाउन जाओगे तो आप एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे इंडस्ट्री को लेकर, आप एकदम खुश हो जाओगे और आप ऐसा समझोगे कि यार इंडस्ट्री में जो अच्छी चीज़ें चल रही है वो मेरी ही कंपनी में मिलेगी, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैक्रोस समझना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है मैक्रोस समझना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो टेलविंड्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मैक्रोस समझ रहे हो और उसके बाद अगर आप बॉटम सबको इग्नोर कर रहे हो, कंपनी को इग्नोर कर रहे हो कंपनी के लेवल पे, तो दिक्कत वाला बात है। क्योंकि अभी अगर हम फॉर्जिंग सेगमेंट के अंदर एक और कंपनी की बात करें, रामाकृष्णा फॉर्जिंग, जो कि यही सारे सेगमेंट के अंदर काम करती है, हमारा रेलवेज़ वगैरह हो गया, तो उसके अंदर भी जो है वो यही सारे सेगमेंट में काम करती है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो सोना की भी बात करो तो अर्निंग्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, एवरेज सी अर्निंग्स ग्रोथ है इनकी अगर आप देखोगे तो। रामाकृष्णा की भी जो है वो सेम देखने मिल रहा है हमें, सेम सीन है। अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स ग्रोथ 15-17% के आसपास है, इतनी ज़्यादा है नहीं। अभी Q2 के अंदर थोड़ी बहुत अर्निंग्स ग्रोथ पिक की है, Q1 के अंदर तो और ही बकवास थी अगर आप देखोगे तो। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि रेलवे के अंदर स्पेंडिंग कम हो रही थी गवर्नमेंट की, इसलिए इनके रेवेन्यूज़ जो है वो इफेक्ट हो रहे थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाकी चीज़ों की अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के अंदर एक प्राइस है कि अगर इनके रॉ मटेरियल के प्राइजेस वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये लोग जो है पास ऑन नहीं कर सकते। तो ये एक दिक्कत हो जाता है कंपनी के केस में कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिला है। क्योंकि चीज़ क्या है कि ये जो आपकी फॉर्जिंग इंडस्ट्री है ये बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ बालू फॉर्ज ही जो है आपको प्रोडक्ट ला कर देगा, दूसरी भी बहुत सी कंपनीज हो सकती है। तो इंक्रीज़ की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिल सकता है। बाकी अगर आप मैक्रो लेवल पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है जिसकी वजह से ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा मैनेजमेंट बता रहा है। जैसे कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी, बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो शिफ्ट कर कर इंडिया लेकर आ रहे हैं या दूसरी कंट्रीज़ में लेकर आ रहे हैं। और इंडिया को लोग जो है वो चाइना +1 बोल रहे हैं करंटली स्ट्रैटेजी में। बहुत सारी केमिकल कंपनीज़, फार्मा कंपनीज़ और ये आपकी कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज जो है ये स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। क्योंकि अब चीज़ क्या है कि इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और ऑब्वियसली चीज़ें शिफ्ट होना भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप इनकी कॉन कॉल्स ट्रैक करते हो तो आपको मैक्सिमम कॉन कॉल्स के अंदर ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी के बारे में सुनने के लिए मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह की वजह से भी ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए ये लोग जो है चीज़ें धीरे धीरे इंडिया की तरफ लेकर आ रहे हैं।
बाकी अगर हम देखें तो इंडिया के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड अच्छा ही रहेगा आगे कुछ सालों तक। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के केस में भी कैसे हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है डिफेंस कंपनीज को बोल रही है कि आप लोग जो है इंडियनाइज्ड ही कंपोनेंट यूज़ करो, इंडिजिनाइज्ड ही कंपोनेंट्स होने चाहिए। इनका कुछ रूल भी था, आई थिंक 100% इंडियन कंपोनेंट्स ही यूज़ होने चाहिए, ऐसा डिफेंस कंपनीज के लिए था भी। और अभी डिफेंस कंपनीज के अगर आप देखोगे तो बहुत सी कंपनीज ने 70% के आसपास अचीव कर लिया है, 30% के आसपास उन्हें अचीव करना है। तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम फोकस यही है कि वो डिफेंस कंपनीज को जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ करती है वो इंडियन कंपोनेंट्स यूज़ हो। तो इसलिए यहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से फोकस रहेगा, और इसलिए ये बालू फोर्ज जैसी जो कंपनीज है जो कि डिफेंस सेक्टर को कैटर कर रही है, रेलवे सेक्टर को कैटर कर रही है, वो आगे जाकर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अब चीज़ ये है कि यार सिर्फ हम मैक्रो के बेसिस पे ही हमारे डिसीजन जो है वो बना नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर से हम मैक्रो को ही कंसिडर करें और हमारे डिसीजन बनाते रहे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस कंपनी के अंदर ट्रैक क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको रॉ मटेरियल प्राइजेस वाला रिस्क बताया। अब इस कंपनी के अंदर करना क्या चाहिए, इसकी जो टॉप लाइन है वो यही मोमेंटम पे सस्टेन्ड है क्या। अगर हम देखते, अब मैं तो जो है इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, अगर इसकी टॉप लाइन जो है यही मोमेंटम पे अगले 2 क्वार्टर तक भी सस्टेन रही तो ये कंपनी जो है थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है बेट लेने के लिए। क्योंकि अगर सस्टेनेंस देखने मिला तो इसकी टॉप लाइन सस्टेन होनी चाहिए, अर्निंग सस्टेन होनी चाहिए। इसके अर्निंग्स के लिए मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूँ कि यार ये लोग केपेक्स वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा अगर मार्जिन सिर्फ अर्निंग्स की वजह से थोड़ा बहुत आपका केपेक्स की वजह से, जैसे कि इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो, या फिर कुछ और दूसरे कॉस्ट के वजह से अगर आपके पैट मार्जिन थोड़े बहुत रिड्यूस हो गए तो मैं समझ सकता हूँ। नहीं तो फिर ऐसे तो इनके मार्जिन जो है वो रिड्यूस नहीं होने चाहिए। मार्जिन ट्रैक करते रहो, टॉप लाइन ट्रैक करते रहो, बॉटम लाइन ट्रैक करते रहो, और जब आपको लगता है कि यार इसके अंदर जो है वो स्लो डाउन देखने मिलेगा, तब फिर आप इस कंपनी को जो है वो थोड़ा बहुत कंसिडर करना जो है वो कम कर दो। बट अभी मैं क्या करूँगा, मैं अगले जो 2 क्वार्टर रहेंगे उसमें इस कंपनी को ट्रैक करता रहूँगा, उसमें इस कंपनी के नंबर्स ट्रैक करता रहूँगा। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो यार पीईजी अगर हम लगाए 60% ग्रोथ का, एक्सपेक्टेशंस ये रखे कि आगे जो है 60% की ग्रोथ रहेगी, 62 का पीई है, तो पीईजी अगर आप देखोगे तो 1 के आसपास आ रहा है, जो कि ख़राब नहीं है, डिसेंट है। बट अभी कुछ टाइम पहले जो है इसके वैल्यूएशन के अंदर अच्छा खासा जंप देखने मिला है, जहाँ ये कुछ 5-6 मंथ्स के अंदर ही 42 के पीई से हम देख रहे हैं कि 77 के पी पे भी चले गया था, और अभी पी के अंदर फॉल देखने मिला है। एक और ऐसी कंपनीज है जुपिटर वैगन्स, जो कि बिल्कुल रिटर्न नहीं दे रही है। पहले उनकी वैल्यूएशन एकदम पीक पे जा चुकी थी क्योंकि पहले वो टॉप लाइन बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे। लेकिन अगर आप अभी जुपिटर वैगन्स के केस में देखोगे तो टॉप लाइन की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन देखने मिला है उसके अंदर। जहाँ 56% की ग्रोथ देखने मिल रही थी, अभी सिर्फ 18% और 10% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ये कुछ इश्यूज जो कि आपको देखने चाहिए। और मार्जिन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो वो भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिले हमें मार्जिन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो। बट बाकी तो ठीक है यार, लेकिन इनकी टॉप लाइन ग्रोथ आ नहीं रही है, वो एक थोड़ी बुरी बात लगी मुझे जुपिटर वैगन्स के केस में। इसलिए अगर आप देखोगे तो स्टॉक कहाँ से जाकर कहाँ पहुँच चुका है। अगर इसकी ग्रोथ परसिस्ट होती तो हो सकता है ये वैल्यूएशन जो है वो परसिस्ट हो जाती, जो इनकी करंट वैल्यूएशन पहुँच गई थी 80 के पी के आसपास की। लेकिन ग्रोथ के अंदर परसिस्टेंस दिखा नहीं, इसलिए वैल्यूएशन एकदम हिट ले गई। तो आपको बालू फॉर्ज के अंदर भी जो है वो सेम ही चीज़ ट्रैक करनी है, और बाकी फॉर्जिंग पीयर्स को भी ट्रैक करते रहो और चेक करो कि सबसे फास्ट पेस पे कौन सा ग्रो हो रहा है। बाकी इस वीडियो को जो है हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।